वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मगध पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंश हम पढ़ रहे थे। तो उसी में हमने हर्यक वंश को पढ़ लिया था। हर्यक वंश में सबसे पहले आया था बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका पुत्र आया अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या करके आया अजातशत्रु। और उसके बाद आता है मुंडक और अनिरुद्ध। और जो लास्ट राजा होता है नागदशक, उसकी जो हत्या करके धोखे से फिर है वो शिशुनाग, जो कि बनारस का एक अमात्य था। उसने शिशुनाग वंश की फिर स्थापना की थी। किसकी? जो नागदशक है उसकी हत्या करके शिशुनाग ने नागवंश की नींव रखी थी। फिर नागवंश में हमने पढ़ा था शिशुनाग के बाद में आता है, शिशुनाग के बाद में उसी का पुत्र आता है कालाशोक, और कालाशोक की फिर हत्या कर दी जाती है। तो इसी प्रकार है वो कालाशोक के बीच में एक और उसका पुत्र आया था। कालाशोक के बाद में उसका पुत्र आया था, और सबसे जो लास्ट का राजा था जो शिशुनाग वंश का है वो है हमारा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था कालाशोक। और कालाशोक की हत्या करके फिर जो महानंदिन था, महानंदिन उसने नंद वंश की स्थापना की थी। तो देखो किस प्रकार से है वो हरवंश के राजा है वो किस प्रकार से अपने पिता की हत्या करके है वो जो राजगद्दी पर है वो बैठ रहे हैं। तो आज उसी संदर्भ में हम महानंदिन, कल हमने पढ़ा था कि महानंदिन ने है वो कालाशोक की हत्या कर महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी। और फिर देखो नंद वंश पढ़ते हैं हम आज। और आज हम नंद वंश पढ़ने के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य को मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो आज अभी देखो नंद वंश। सबसे पहले देखो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महानंदिन। इसने है वो कालाशोक की हत्या कर दी थी। और जो सेकंड बौद्ध संगीति है वो जो कालाशोक है उसने करवाई थी सेकंड बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो महानंदिन नंद वंश का संस्थापक किसकी हत्या की थी इसने? भाई जो शिशुनाग वंश का कालाशोक था उसकी हत्या करके बैठा था। ये जैन धर्म का अनुयायी था, मानने वाला था। इसके दासी पुत्र महापद्मानंद ने इसकी हत्या कर दी। वह नंद वंश का अगला शासक बन गया। तो जिस प्रकार से इसने की थी हत्या किसकी? शिशुनाग वंश के कालाशोक की, उसी प्रकार से इसी के जो दासी पुत्र तो उसी ने भी है वो इसकी महानंदिन की हत्या करके अगला शासक बन गया। तो देखो इतिहास अपने आप को दोहराता है। सब लोग है वो सत्ता के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, सत्ता है वो करवाती है हत्याएं। तो इसने भी की थी कालाशोक की। अब इसका पुत्र है, दासी पुत्र था महानंदिन। जिस प्रकार से बनवीर दासी पुत्र था, इसी प्रकार ये जो महापद्मानंद है ये दासी पुत्र था इसका। तो पहले है वो रानियों के साथ में दासियां आती थी, तो उनके ऐसे ही संबंध बन जाते थे। और फिर तो दासी पुत्र को कौन राजा बनाएगा? भाई वो तो हत्या करके आगे बढ़ेगा। तो महानंदिन का अगला पुत्र बनता राजा। तो लेकिन इसका जो दासी पुत्र है इसने इसकी हत्या कर दी और शासक बन गया महापद्मानंद। देखो महापद्मानंद के बारे में कलिंग के खारवेल, कलिंग जो वर्तमान में है वो ओडिशा का क्षेत्र है। जो ओडिशा है उसको पहले कलिंग कहते थे। कलिंग का युद्ध हम आगे पढ़ेंगे अशोक महान के वक्त। कलिंग का जो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख है, कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। महापद्मानंद के बारे में पूछे तो जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो है कलिंग का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां से इस कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है महापद्मानंद के बारे में। इस अभिलेख में उल्लेख है कि मगध नरेश तो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हर्यक वंश आया,
देन उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर लास्ट होगा मौर्य वंश। तो देखो मगध नरेश महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। इस जो अभिलेख है, जो कलिंग का जो खारवेल है, कलिंग का खारवेल अभिलेख है, इससे ये पता चलता है कि इसने है वो मगध नरेश महापद्मानंद ने, मगध का जो नरेश महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कि कलिंग पर इसने आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्र ले आया। जो ये महापद्मानंद है हमारा, तो इसने जो कलिंग से है वो जिनसेन की मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्र ले आया, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। अब देखो महापद्मानंद ने कलिंग में तनसुली नहर का निर्माण करवाया। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि महापद्मानंद ने है वो कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसके बाद में उसने तनसुली नहर का निर्माण करवाया। उपनाम, इसका उपनाम देखो, सर्व छत्रो संहारक भार्गव अपरो परशुराम एकराट एक छत्र, सर्व छत्रो संहारक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला परशुराम, अपरोशुराम, खुद को परशुराम बताता था कि जिस प्रकार से वो जो परशुराम जी थे, उन्होंने है वो खुद ब्राह्मण होते हुए भी वो जो गलत कार्य करते थे, उन क्षत्रियों का विनाश किया था। तो उसी प्रकार ये है वो खुद को जो परशुराम है वो बताता था, लेकिन इतिहासकार है वो, बाकी जनता है वो नहीं बताती। खुद को श्रेष्ठ बताने से क्या होता है, जब जनता नहीं मानती तो इतिहास है वो, इतिहास में है वो नहीं लिखा जाता, इतिहास उसको जुटला देता है। खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होता। अगर जनता, अगर कोई विद्वान है वो आपको बताए तब होता है। तो ये खुद को है वो ही परशुराम बताता था। एकराट जो राष्ट्र का जो शासक होता था, एकराट कहते हैं उसको, जो राष्ट्र का शासन होता था, जनपद का जो होता था वो राजा, जनपद का राजा, और जो पूरे राष्ट्र का होता था वो होता था एकराट। तो ये खुद को एकराट भी बताता था और एक छत्र भी। तो ये इसके उपनाम थे, ये खुद बताता था। पाणिनि नामक व्याकरणाचार्य ने महापद्मानंद के समकालीन थी। जो पाणिनि हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं पाणिनि, तो जो पाणिनि है वो व्याकरणाचार्य है, हिंदी के व्याकरणाचार्य है। तो इन्होंने वो है वो महापद्मानंद के समकालीन थे और जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। समकालीन समझते हो कि जैसे आज के संदर्भ में बताऊं, मैं आज के उदाहरण ज्यादा लेती हूँ कि जैसे आज जो मोदी सरकार बीजेपी है वो सत्ता में है, तो उनकी समकालीन कौन सी पार्टी है, तो वो है, बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बसपा और भी बहुत सारी, आम आदमी। तो ऐसी समकालीन, इसी प्रकार ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। अकबर के समकालीन मेवाड़ में कौन था, महाराणा प्रताप। अब देखो गणानंद, अब देखो धनानंद, इसको दो नाम है, गणानंद और धनानंद, एक ही बात है। नंद वंश का अंतिम शासक था, ये है वो गणानंद या धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था, बहुत ही क्रूर था, बहुत ही जो विलासितापूर्ण जीवन में व्यस्त रहता था, शासन कार्यों में कम ही ध्यान था इसका। यूनानी ग्रंथों में गणानंद के लिए अग्रमीज शब्द का उल्लेख हुआ है। जो यूनानी ग्रंथ है उसमें जो गणानंद है, इसके लिए अग्रमीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गणानंद के दरबार में सकटाल और स्थूलभद्र नामक दो अमात्य या मंत्री एवं सलाहकार थे। जो गणानंद था, इसके दरबार में जो सकटाल और स्थूलभद्र है वो दो अमात्य या फिर जो सलाहकार है वो थे इसके, ये ध्यान में रखना। अब देखो वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन जिससे विद्वान घनानंद के समकालीन थे। जो वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान है वो इसके समकालीन थे। अब देखो कात्यायन ने वर्तिका नामक ग्रंथ की रचना की। जो कात्यायन है विद्वान, इसने है वो ही वर्तिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बात है वो धनानंद के बारे में याद रखनी है। और जो इसी के शासनकाल में है वो
सिकंदर है वो आक्रमण करता है भारत पर, तो जो चंद्रगुप्त जी चाणक्य है वो इनको कहता है कि आओ सारे हम मिलके है वो भारत पर आक्रमण होने वाला है तो उसके रोके। लेकिन ये भाई उन्होंने बहुत सी बार है वो जो चाणक्य है उनका है वो अपमान किया था, और ये है वो अपना जो विलासितापूर्ण जीवन है उसमें व्यस्त रहते थे, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो चाणक्य हैं उनकी बहुत सारी बार है वो दरबार में अपमान किया गया था, इसी कारण फिर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इसका पतन करूंगा। पतन अपने आप हो गया इसका, और मैं अखंड भारत का सपना देखा था, और चंद्रगुप्त को मौर्य को किस प्रकार से उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और किस प्रकार से उन्हें तैयार किया, तो वो है हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी एक एक चीज चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य है उनके बारे में, तो बहुत सारा आनंद आने वाला है। देखो पतंजलि की महाभाष्य और पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका को संयुक्त रूप से मुनित्रय कहते हैं। इन तीनों को पतंजलि की जो महाभाष्य है और पाणिनि की अष्टाध्यायी और जो वर्तिका है कात्यायन की, इन तीनों को है वो मुनित्रय कहा जाता है। तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से मुनित्रय कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट लगा लो। अब देखो महाजनपदों के प्रकार, राजतंत्र और लोकतंत्र। महाजनपद भी वही अलग अलग प्रकार के थे, 16 महाजनपद थे, उनमें 8 तो हम यूपी में ही पढ़ लेंगे, 8 उत्तर प्रदेश में, बचे कितने 8, उनमें से 2 थे भारत के बाहर, एक था पाकिस्तान और एक पाकिस्तान तक्षशिला और जो गांधार और कंबोज, तो बचे कितने फिर 6। तो देखो महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र आपको पता है कि जो सत्ता है वो एक ही व्यक्ति में निहित होती है, लेकिन जो लोकतंत्र या गणतंत्र है वो संघ की तरह समझो कि सारे लोग है वो मिलकर कार्य करते हैं। जैसे आज का हमारा लोकतंत्र है, गणतंत्र है हमारा देश का संविधान, तो उसी प्रकार है वो पहले जो जनपद थे वो भी 2 प्रकार के थे। एक तो जो केवल राजा में निहित होती थी शक्तियाँ, एक जिसमें बहुत सारे लोग है वो मंत्रिमंडल था और सबकी सलाह लेकर कार्य किया जाता था। तो जो मल्ल, अब कौन कौन से महाजनपद लोकतांत्रिक थे, कौन कौन से है वो राजतांत्रिक थे? मल्ल, वज्जी, कंबोज और कुरु। मल्ल, वज्जी, कंबोज और कुरु, ये गणतांत्रिक 4 महाजनपद प्रणाली पर आधारित थे। यानी कि ये मल्ल, वज्जी, कंबोज और कुरु है वो गणतंत्र तांत्रिक जो प्रणाली है उस पर आधारित थे। लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थे मल्ल, वज्जी, कंबोज, कुरु। अब देखो गणतंत्र के अंतर्गत कई प्रकार के संघ, जो गणतंत्र होता है हमारा उसमें कई प्रकार के संघ या गण बने होते हैं, संघ या गण बने होते हैं जो एक ही महाजनपद के अलग अलग भागों पर शासन करते हैं। मतलब कि जो गणतंत्र होता है हमारा उसमें क्या है, संघ या गण होते हैं, छोटे छोटे संघ या गण होते हैं जो एक ही महाजनपद का, जो एक बड़ा महाजनपद होता है उसके अलग अलग भाग होते हैं और उस पर भिन्न भिन्न शासन करते हैं। जैसे समझो आज जो एक राज्य से ले, राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी प्रशासन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशासन कार्य करते हैं, जैसे आईएएस नियुक्त किए जाते हैं, वो उस जो एक डिस्ट्रिक्ट को एक आईएएस देखता है प्रशासनिक अधिकारी। तो उसी प्रकार से जो महाजनपद होता था बड़ा, उस पर राजा होता था, और जो राजा है वो फिर है वो जो अलग अलग गण या संघ थे उनको, उनका कार्य है वो जो अलग जो और व्यक्ति होते थे, जो अधिकारी होते थे, अधिकारी से ले, तो उनको है वो विभाजित कर देता था कार्य कि आप इस गण को संभालो, आप इस संघ को संभालो। तो इस प्रकार से है वो जो वज्जी, मल्ल, कुरु और जो कंबोज है हमारा, ये है वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थे। इन पर है वो इनके जो भाग है अलग अलग, उन पर अलग अलग लोग है वो कार्य करते थे। आप देखो गण से मिलकर, गण या संघ से मिलकर एक महाजनपद बनता था,
बहुत सारे गण और महाजन संघ से मिलकर है वो महाजनपद बनता था। अब देखो मल में 2 गण, ये जो मल है, मल हमारा, मल में 2 गण, जो मल है उसमें 2 गण, मैंने बताया ना संघ या गण बने होते थे। तो मल में 2 गण पावा और कुशीनारा थे। मल है उसमें 2 गण थे। जैसे ये जो अपना जिला होता है उसके अंदर तहसीलें आती हैं, ऐसे समझो कि जिले के अंदर तहसीलें आती हैं, तो उसी प्रकार ये है मल है वो जिला है, तो उसी में है फिर 2 गण हैं, यानी कि पावा और कुशीनारा इसके अंतर्गत आते थे। ये ध्यान में रखें, जो मल है उसमें है वो 2 गण पावा और कुशीनारा थे, जिन्हें पावा के मल और कुशीनारा के मल कहा जाता था। अब देखो वज्जी में 8 समूह थे। अब जो वज्जी है हमारा, जो वज्जी है, वज्जी महाजनपद है, वज्जी में 8 समूह थे। इसमें 8 समूह थे। वैशाली के लिच्छवी, अब वैशाली को किसने राजधानी बनाया था? मैंने बताया था कि जो शिशुनाग वंश में है वो, जो ये अपना शिशुनाग के बाद में एक राजा आया था, उसने है वो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक था शायद। अब देखो वज्जी में 8 समूह थे। वैशाली के लिच्छवी, कुंड ग्राम के यात्रक और मिथिला के विदेह है, और राम ग्राम के कोलिये और उग्र भोग मोरव्य और इक्ष्वाकु, तो ये है वो वज्जी में आते थे। देखो वज्जी में ये आते थे, ठीक है। और मल में है वो 2 गण थे। मल में कौन कौन से 2 गण थे? पावा और कुशीनारा, ठीक है। मल्ल, वज्जी, कंबोज, कुरु है वो, ये जो महाजनपद है वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थे, यानी कि इनमें है वो अलग अलग है वो लोग है वो शासन करते थे, इसके भी छोटे छोटे भागों पर। अब देखो सबसे उत्तर का जो है हमारा वो है कंबोज, जो कि है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें कंबोज आता है, लेकिन वर्तमान में इसको अफगानिस्तान में माना जाता है। जो कंबोज है हमारा, इस पहले देखो जगह तो थी नहीं, क्षेत्र था, तो ये है वो पाकिस्तान में ज्यादा आता था। कंबोज पाकिस्तान में ज्यादा आता था, लेकिन अब है वो अफगानिस्तान में आता है। कौन सा? कंबोज। सबसे उत्तर का है वो कंबोज है, जो इंडिया से बाहर है। सबसे दक्षिण का है वो अस्मक या फिर असक, जो कि है दक्षिण में। जो विंध्य पर्वत है वो उसके दक्षिण में है, ये है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। अस्मक है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, जो गोदावरी और नर्मदा नदी है, गोदावरी और नर्मदा नदी वाला। अब देखो पूर्व में स्थित अंग ये है वो उत्तर प्रदेश है ना, जो उत्तर प्रदेश है उसका बलिया क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो बलिया है उस क्षेत्र को है वो अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पूर्व में स्थित कौन सा अंग है? अंग। पूर्व में स्थित अंग, देखो इसमें 2 ही नाम है, पूर्व, यहाँ पर देखो अंग, ठीक है। तो जो यूपी का जो बलिया क्षेत्र है उसको अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की भी शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश के बलिया से, जो गैस सिलेंडर वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो भी यहीं से शुरू की गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पश्चिम में स्थित था वो था गांधार वर्तमान में कहाँ आता है? पाकिस्तान में। पहले तो ये सारे क्षेत्र है वो इंडिया की भाग थे, तो गांधार और कंबोज, क्योंकि उस टाइम थोड़ी ना इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, वो तो 1947 में हुआ। लेकिन उससे पहले है वो गांधार है वो, जो भारत है हमारा उसी में आता था, लेकिन फिर पाकिस्तान में चला गया, तो बहुत बड़ा इलाका था। पश्चिम में स्थित है वो गांधार है। भारत के बाहर जो स्थित है वो महाजनपद है वो है गांधार और कंबोज। अब देखो जो भारत के बाहर स्थित है वो गांधार, जो पाकिस्तान में है, कंबोज है वो पहले है वो पाकिस्तान में आता था उसका अधिकांश क्षेत्र, लेकिन अफगानिस्तान में है। तो ये है 2 जो भारत के बाहर स्थित है, और सारे है वो इंडिया के अंदर स्थित है, यानी कि 14 महाजनपद है वो इंडिया में है और 2 है वो भारत के बाहर है। तो ये बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज जो हम पढ़ा है हमने वो है नंदवंश। तो नंदवंश का अंतिम राजा कौन है? गणानंद को
गणानंद के जो टाइम वक्त है वो सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो अगले जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश को हम पढ़ेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।